आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपके लिए प्रोग्रामिंग इन सी का वीडियो लेके आया हूं। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग इन सी के अंतर्गत अपने 12 क्लासेस ले चुके हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो 13 पार्ट का क्लास होगा और सी लैंग्वेज के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है नेस्टेड लूप। तो हम आप आज जानेंगे कि ये नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप के अंतर्गत हम लोग फार, वाइल और डू वाइल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूं। तो पहले ये जाना आता है कि नेस्टेड लूप होता क्या है। तो एक आम भाषा में जाने, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। तो जब आप किसी एक स्टेटमेंट को उसी के ही बॉडी में, उसी के ही ब्लॉक में दोबारा यूज करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग नेस्टेड बोलते हैं। आपने इफ का नेस्टेड देखा, स्विच का नेस्टेड देखा। तो इसी तरीके से आपको सी अनुमति देता है कि आप लूप के बॉडी में एक अनदर लूप खोल सकते हैं। इसे ही हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो सी आपको अनुमति देता है कि आप लूप का नेस्टिंग कर सकते हैं और सी के अंतर्गत आपको ये गुण मिलता है, अनुमति मिलता है कि आप एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितने भी नेस्टेड कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल एक लूप है तो उसके बॉडी में एक ही आएगा। आवश्यकता पड़ने पे आप जितने भी नेस्ट बनाना चाहें नेस्ट बना सकते हैं। साथ साथ ये भी आपको जरूरी नहीं होगा कि हम फार का नेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें उसके बॉडी में फार स्टेटमेंट ही आएगा। हम फार में वाइल, वाइल में फार, वाइल में डू वाइल, डू वाइल में वाइल, किसी भी लूप को नेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग सिंटेक्स देखें कि जो ये नेस्टेड लूप होता है इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स में सबसे पहले आपका आउटर लूप होता है। आउटर लूप का मतलब जो आपका पेरेंट लूप है आप उसको ओपन करोगे, उसका ब्लॉक खोलने के लिए ब्रेस लगता है। अब उसके बॉडी में अगर आपको अनदर लूप की जरूरत पड़ रही है तो उस अनदर लूप को इनर लूप के बारे में बताया गया। अब इनर लूप के अंदर अगर आपकी आवश्यकता है तो आप उसका भी एक इनर लूप खोल सकते हैं। अन्यथा जो इनर लूप में आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है आप उसको लिखेंगे। अगर आपकी आवश्यकता आउटर लूप के अंदर भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तो आप उसको लिखेंगे और आप अपने आउटर लूप का ब्लॉक क्लोज करेंगे। तो ये आपका एक सिंटेक्स है कि हम लोग कैसे नेस्टेड लूप को लिखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सिंटेक्स देख लें कि अगर हम लोग नेस्टेड फार लूप कर रहे होंगे तो उसका क्या सिंटेक्स होगा। सिंटेक्स सेम वही है जो आप फार लूप लिखते थे। फार लूप में आप ब्रैकेट खोलते थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करते थे, ब्रैकेट बंद करते थे। तो वैसे ही लिखा जाएगा। बस अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस फार लूप के ब्लॉक में हमने एक अनदर फार लूप खोल दिया है। तो ये आपका नेस्टेड फार लूप हो आता है। इसी तरीके से वाइल लूप की अगर नेस्टेड होगी तो वाइल का आप सिंटेक्स जानते ही हो। तो अगर आप वाइल लूप में वाइल लूप को लेके आ जाते हो तो वो आपका नेस्टेड वाइल लूप कहलाता है। और इसी ही तरीके से आप डू वाइल को भी नेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने डू के अंदर डू फिर ओपन किया है और वाइल को बाद में मैंने क्लोज किया है। तो ये आपका नेस्टेड हो आता है वाइल लूप का। तो हमारा जो नेस्टेड है उसे चाहे आप फार के साथ यूज करो, चाहे वाइल के साथ यूज करो, चाहे डू वाइल के साथ यूज करो, आप किसी भी लूप के साथ इसका नेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से कुछ प्रोग्रामिंग कर लें और देखा जाए कि प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम लोग नेस्टेड लूप का कैसे प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ प्रोग्राम पहले से ही बना लिए हैं। तो मैं आपके सामने सबसे पहले एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये होगा कि हमारा कंपाइलर हमें 2 से लेके 10 तक का टेबल यानी पहाड़ा दिखा दे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें नेस्टेड लूप की सहायता इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें 2 का भी टेबल चाहिए, 3 का भी चाहिए, 4 का भी चाहिए, 10 तक चाहिए। तो एक लूप हमें 2 से लेके 10 तक के गिनतियों को जनरेट करने के लिए लगाना पड़ेगा। और आपको पहले से पता है कि किसी भी गिनती का अगर हम टेबल बना रहे होते हैं तो हम उसे 1 से लेके 10 तक के गिनतियों से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक
इनर लूप लगाना पड़ेगा जो हमारे आउटर लूप के प्रत्येक गिनतियों को 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करेगा, तो हमें उसका टेबल मिल जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने 2 लूप लगाया है। एक लूप में m से ले रहा हूँ, एक लूप में n से ले रहा हूँ। तो m वाले में मैंने 2 से 10 चलाया है, चूंकि मेरी रिक्वायरमेंट 2 से लेके 10 तक का टेबल देखने का है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो इसका जो ब्लॉक है, इसी ब्लॉक में मैंने एक दूसरा फॉर लूप खोल दिया है और उसे 1 से लेके 10 तक चलाया है। इसके लिए n नाम की वेरिएबल ली है। तो इसका मतलब यह हुआ कि m की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन ट्रू है तो वो नीचे आएगा और नीचे आने पे हमारे इनर लूप को 10 टाइम चलाएगा। तो चूंकि m की वैल्यू 2 है और n बार बार 1 से लेके 10 तक बढ़ता हुआ जाएगा, तो 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे वो मल्टीप्लाई करेगा और प्रत्येक मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मैं प्रिंट करा रहा हूं। तो इस तरीके से आपको 2 का टेबल मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे printf \n इसलिए लगाया क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कि जब एक गिनती का टेबल खत्म हो तो हमारा लाइन चेंज हो जाए, इसलिए मैंने इसको लगाया। अब ये आपका आउटर लूप का ब्लॉक है, तो चूंकि अभी लूप ये फाल्स नहीं हुआ है तो ये ऊपर आएगा, m की वैल्यू 3 करेगा। अब आपका 3 का टेबल 1 से लेके 10 तक जाएगा। तो इस तरीके से m से एक गिनती आगे बढ़ेगी और उस हर गिनती को वो n के 1 से लेके 10 तक के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको 2 से लेके 10 तक टेबल मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो पहले 2 वाला लूप है, इस 2 वाले लूप के माध्यम से 2 का टेबल आपका दिख रहा है। ऐसे 3 का आ गया, 4 का आ गया, इस तरीके से आपको 2 से लेके 10 तक का टेबल मिल जाता है। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमें 2 से 10 तक का नहीं चाहिए, हमें 5 का टेबल चाहिए, 6 का चाहिए और 7 का चाहिए, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि हमारा जो स्टार्टिंग m होगा वो 5 होगा और ये 7 तक जाएगा। तो अब अगर आप इससे एग्जीक्यूट करते हो तो आपको उन्हीं ही गिनतियों का टेबल मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने नेस्टेड लूप इसलिए लगाया क्योंकि हमें 2 प्रकार की वैल्यूओं को डेवलप कराना है, एक जिनका हमें टेबल चाहिए और एक हर गिनती को 1 से लेकर 10 तक के गिनतियों से मल्टीप्लाई होना होता है, इसलिए उसको लिखा गया। अब इसी ही तरीके से जैसे आपने फॉर लूप का नेक्स्ट देखा, इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं व्हाइल का। तो मैंने प्रॉब्लम को सेम ले रखा है, बस मैंने फर्क ये किया है कि व्हाइल को यूज किया है फॉर के स्थान पे। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने m की वैल्यू 2 ली है, फिर मैंने व्हाइल लूप लगाया है कि ये 10 तक जाएगा। तो ये जो लूप बन रहा है इसका मतलब 2 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा। अब मुझे दूसरा एक लूप बनाना था जो 1 से चलता हुआ 10 तक जाएगा, तो ये दूसरा लूप जो होगा ये उसके लिए बनाया गया है कि आपके प्रत्येक m की गिनती को n से मल्टीप्लाई करे। और फिर यहाँ पर लाइन चेंज करने के लिए लिखा गया है और m++ करके फिर ऊपर वाले लूप में भेजा गया है, तो ये 3 हो जाएगा और 3 के बाद फिर ये आपका 1 से लेके 10 तक चलेगा। तो ये जो आप प्रोग्राम देख पा रहे हो ये आपका प्रोग्राम है व्हाइल लूप के माध्यम से। तो आप यहाँ पे अगर इसको रन करोगे तो आपका आउटपुट वैसे ही आएगा। अक्सर फॉर लूप तो नेक्स्ट करने में बहुत आसान होता है, पर व्हाइल लूप में लोग इस इंक्रीमेंट वगैरह वाले में गलती कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ m की वैल्यू 2 करी, फिर यहाँ कंडीशन लगा दिया और मान लेते हैं आपने यहाँ पर m का इंक्रीमेंट नहीं लगाया, तो ऐसे स्थिति में ये एक इनफिनाइट लूप बनाएगा। क्योंकि m की वैल्यू 2 है और m रुकेगा तब जब वो 11 यानी 10 से बड़ा होगा। क्योंकि m कहीं बढ़ नहीं रहा है तो बार बार उसे m की वैल्यू 2 मिलेगी। तो इस तरीके से आपका ये इनफिनाइट लूप बन जाएगा। तो यहाँ इंक्रीमेंट होना जरूरी है। एक गलती हम लोग और करते हैं कि ये जो n = 1 मैंने लिखा है, बहुत लोग ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ से इसको नहीं लिखते हैं, इसके इनर में, ये केवल आउटर में ही लिख देते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि पहले वाले गिनती का तो आउटपुट सही आएगा, क्योंकि m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, तो 2 का टेबल 1 से लेकर 10 तक जाएगा। पर अगली बार आपका ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि n यहाँ बढ़ते बढ़ते 11 हो गया है और वो इसी ही लूप में है, तो उसे n की वैल्यू 1 मिलेगी ही नहीं। तो ये अंदर वाला लूप अगले वाले टेबल के लिए नहीं चलेगा।
इसीलिए यहाँ पे n इक्वल 1 लिखना जरूरी हो रहा है, क्योंकि हमें प्रत्येक गिनती का टेबल बनाने से पहले n की वैल्यू 1 चाहिए। तो इसलिए हाँ, मैंने अंदर इनर में इसको लिखा है। तो ये एक प्रोग्राम हो जाता है आपका व्हाइल लूप से। अब हम लोग बात करेंगे कि डू व्हाइल को अगर हमें नेक्स्ट करना हो तो हम उसको कैसे करें। तो तरीका वही है, जहां आप फार का काम किए थे, व्हाइल का काम किए थे, वहां डू आ जाएगा। तो अगर आप देखो, यहां मैंने m की वैल्यू 2 करी है, डू का ब्लॉक खोला है, ये आउटर हो गया। फिर मैंने n की वैल्यू 1 करके इसके इनर वाले डू को खोला है, और बॉडी वाले में वही पूरा मल्टीप्लाई, प्रिंटफ, इंक्रीमेंट का काम हुआ है। तो ये वाला जो लूप आप देख रहे हो, ये n को 1 से लेके 10 तक चलाने के लिए हो गया। और जो ये दूसरा वाला आउटर लूप है, ये पेरेंट लूप है, ये 2 से चलता हुआ हमारा 10 तक जाएगा। तो ये आपका डू व्हाइल के माध्यम से आपको 2 से लेके 10 तक का टेबल दिखा देगा। तो आपको मैंने ये 3 प्रोग्राम दिखाए हैं कि आप फार के जरिए कैसे करेंगे नेक्स्ट, आप व्हाइल के जरिए कैसे करेंगे, और डू व्हाइल के जरिए कैसे करेंगे, इसको मैंने दिखाया। अब मैंने एक प्रोग्राम और बना रखा है, आप उस प्रोग्राम को भी जल्दी से देख लें। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि आप नेस्टेड लूप में मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सिंग बोलने का मतलब, अगर फार आउटर है तो इनर के रूप में जरूरी नहीं कि फार आएगा, आप व्हाइल लगा सकते हो, डू व्हाइल लगा सकते हो, या आउटर आपका व्हाइल है तो उसके इनर में आप फार लगा सकते हो। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ जो आउटर लूप चलाया है वो फार के माध्यम से चलाया है, और इनर लूप को मैंने व्हाइल लूप से चलाया है। तो आउटपुट आपका सेम ही आएगा। अब यह आपको सोचना होता है कि जब हम नेक्स्ट कर रहे हो तो फार को ही लेके चलें, या व्हाइल या डू व्हाइल को लेके चलें। कुल मिला के ये किताबी परिभाषा है कि फार लूप तब चलाया जाता है जब एक निश्चित टाइम हो, व्हाइल डू व्हाइल तब चलाया जाता है जब टाइम निश्चित ना हो। पर तीनों लूप सक्षम है प्रत्येक काम को करने के लिए। तो आपका लॉजिक जिस लूप के लिए ज्यादा क्लियर हो, कोशिश करिए उसी लूप को प्रयोग करिए। जबरदस्ती आप व्हाइल या डू व्हाइल को अगर नहीं जान पा रहे हो तो ठीक है, उसका परिचय आपको पता होना चाहिए, सिंटेक्स पता होना चाहिए। पर अगर आपको फार लूप इजी लगता है तो आप ज्यादा यूज करिए कि हमारे फार लूप के माध्यम से ही प्रोग्राम बने। तो ये आपका एक प्रोग्राम मिक्स के लिए आता है। अब मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम और बना के रखा हुआ है, तो आप इसको भी देख लीजिए। इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा बदलाव ये कर रहा हूं कि पीछे के जो आपके 4 प्रोग्राम आए उनमें हम लोग उन्हीं गिनतियों का टेबल देख पा रहे थे जो हम लोगों ने अपने आउटर लूप यानी पेरेंट लूप के माध्यम से चलाया था 2 से 10 तक। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि जब ये प्रोग्राम चले तो हमारा कंप्यूटर हमसे 2 नंबर पूछेगा। हम जो पहला नंबर देंगे वहां से पहाड़ा स्टार्ट होगा, दूसरा नंबर जो देंगे वहां हमारा टेबल फिनिश होगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ एक आई और जे 2 वेरिएबल और बढ़ा लिया है। मैंने आई और जे की वैल्यू को इनपुट कराया है स्कैन एफ के माध्यम से। आई को मैं मानूंगा कि स्टार्ट वैल्यू है और आपका जे एंड वैल्यू है। तो जहां मैं पीछे वाले प्रोग्राम में m इक्वल 2 लिख रहा था वहां मैंने m इक्वल i लिख दिया। जहां मैं पीछे वाले प्रोग्राम में 10 लिख रहा था वहां मैंने j लिख दिया। तो इसका मतलब m की वैल्यू i से शुरू होगी, j की वैल्यू m की वैल्यू i से शुरू होगी, और m तब तक चलेगा जब तक वो j के बराबर ना हो जाए या उससे छोटा रहे। तो बाकी का जो प्रोग्राम है वो सारा एज इट इज ही है, बस फर्क मैंने यही किया है कि यहाँ स्टार्ट और एंड नंबर को इनपुट करा दिया है। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो मान लो आपने 3 दे दिया और यहाँ पे आपने 3 दे दिया, तो खाली 3 का ही टेबल आया, इसलिए चूंकि मैंने स्टार्ट भी 3 दिया था और एंड भी 3 दिया था। अब अगर आप चाहते हो कि हमें ज्यादा पहाड़ा मिले तो यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 9 दे दिया, तो 3 4 5 6 7 8 9 का टेबल आपके सामने आ रहा है। तो जो भी आपको टेबल चाहिए उसकी स्टार्ट और एंड गिनती देंगे। थोड़ा ध्यान देना है कि स्टार्ट को छोटा देना होगा और एंड को बड़ा नंबर देना होगा। अगर आपने स्टार्ट 9 दे दिया और एंड 3 दे दिया तो लूप फाल्स हो जाएगा और आपको टेबल नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई गलती कर सकता है कि वो छोटी वैल्यू पहला वाला डाल दे, तो उसके लिए आप यहाँ इफ लगा सकते हो कि अगर हमारा स्टार्ट वैल्यू
छोटा होगा J से, तो ये वाला हमारा काम करेगा। और इसके ब्लॉक में आप सारे प्रोग्राम को रख दो और यहां पर इसको बंद कर दो। तो हम लोगों ने पूरा जो कॉन्सेप्ट लगाया था लूप का, उसे इस इफ के अंदर डाल दिया है। ये इफ ट्रू तभी होगा जब आप i की वैल्यू j से छोटी डालोगे, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर रहे तो यहां इक्वल लगा सकते हैं। पर अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो तो यहां मैंने एल्स करके एक मैसेज प्रिंट करा दिया है कि आपने जो नंबर दिया है वो रॉन्ग दिया है, या कोई भी एक सुटेबल मैसेज आप दे सकते हो कि आपकी पहली वैल्यू बड़ी है इसलिए लूप नहीं चल पा रहा है। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो मैंने यहां पे दिया 4 और यहां पे मैंने दिया 4, तो चूंकि दोनों वैल्यू बराबर है इसलिए टेबल आ गया। अब मैं चलिए एक बार फिर से रन करता हूं। यहां मैंने दिया 5, यहां मैंने दिया 7, तो कंडीशन चूंकि ट्रू है, 5 से छोटा है इसलिए फिर टेबल आ गया। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं, पहली वैल्यू बड़ी कर दूं, छोटी वैल्यू मैंने छोटी कर दी, तो लिख के आ जाएगा रंग। तो इस तरीके से आपको मैंने ये सारे लॉजिक दे रखे हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो प्रोग्राम आपको बना के दूं आप उसी को ही केवल लिख के और कंपाइल करके देख लें। अब आप भी थोड़ा सा सोचें कि हम अपने प्रोग्राम में और भी क्या बेहतर कर सकते हैं, उस तरीके से आप स्टेटमेंट को लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो इसे औरों लोगों को भी शेयर करिए। और अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको नए वीडियो की अलर्ट मिलती रहेगी। जैसे आपने देखा है कि मैंने अभी पावर पॉइंट का भी एक वीडियो डाला है, मैंने अभी एक MS वर्ड का भी वीडियो डाला है, आज मैं एक नया वीडियो इसके बाद और डालने वाला हूं एक्सेल का। तो जो MS ऑफिस के प्रोग्राम हैं उनमें मैं चाहता हूं कि क्विक कोई भी पर्सन सीख पाए। मान लेते हैं वो कोई चाहता कि मैं आधे घंटे में वर्ड में काम करना जान जाऊं, तो वो आसानी से सीख सकता है। तो अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई नया वीडियो मैं अगर डालता हूं तो आपको वो तुरंत मिल जाएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।